दुनिया के नक्शे में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह पर दिखाई देता है जो बाकी सभी देशों से काफी दूर है, लेकिन ये बड़ा कॉन्टिनेंट है, कोई छोटा द्वीप नहीं। बड़े देशों के बारे में हमने इससे पहले बहुत वीडियो बनाए, लेकिन इस बार अमेरिका, रूस, यूक्रेन या फिर अफ्रीका की बात नहीं करेंगे, बल्कि कैरिबियन आइसलैंड समूह का छोटा सा देश क्यूबा के बारे में जानेंगे। एक ऐसी जानकारी जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी। क्यूबा का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ के मूल निवासी अमेरिकी जनजातियां थी, जिसमें सबसे पुरानी सभ्यता जिसे गुआनतबाए कहा जाता है। इसके बाद सिबोनी और ताइनो जनजातियां दक्षिणी अमेरिका से आई थी। इन सभी सभ्यताओं का इतिहास लगभग 4000 से 5000 साल पुराना है। 5000 साल पहले भी यहाँ पर छोटे बड़े द्वीप मौजूद थे, लेकिन कोई भी इंसान नहीं रहता था। कैरिबियन ग्रुप के कुछ आइसलैंड सबमरीन ज्वालामुखी का हिस्सा है। सबमरीन ज्वालामुखी मतलब समुद्र के अंदर फटने वाले ज्वालामुखी, जिसके कारण छोटे बड़े द्वीपों का निर्माण होता है। एक बात यहाँ पर सोचने वाली है, सबसे पहले लोग यहाँ पर आए कैसे, क्योंकि चारों तरफ तो समुद्र है। उस समय दुनिया के कई सारे हिस्सों में जहाज का निर्माण तो हो रहा था, लेकिन कैरिबियन के आसपास इस तकनीक को आने में काफी देर हुई थी। इतिहासकारों का मानना है दक्षिण और मध्य अमेरिका के समुद्री इलाकों में पानी का लेवल आज की तुलना में उस समय थोड़ा कम था, जिसके कारण द्वीपों के बीच की दूरी थोड़ी कम महसूस हो रही थी। इसलिए छोटी नौका का इस्तेमाल करके कई सारे लोग कैरिबियन आए थे। गुआनतबाए लोग सबसे पुराने माने जाते हैं, जो मुख्य रूप से पश्चिम क्यूबा में रहते थे। उनका काम शिकार करना था, क्योंकि खेती करने की शुरुआत ताइनो लोगों ने की थी, जो इस सभ्यता के कई साल बाद यहाँ पर रहने के लिए आए थे। गुआनतबाए लोग कौन सी भाषा बोलते थे, इसके बारे में इतिहास में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कई शोधकर्ताओं का कहना है इस सभ्यता के लोग मेकोरिस और सिगोयू भाषा बोलते होंगे, जो ताइनो सभ्यता के दक्षिणी अमेरिका में विस्तार करने से पहले क्यूबा में बोली जाती थी। सभ्यता के साथ भाषा भी विलुप्त हो चुकी है, इसलिए हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। क्यूबा की सबसे आधुनिक सभ्यता ताइनो, जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा जानकारी है। इस सभ्यता के लोग अरावक भाषा बोलते थे। अभी तक यूरोपियन लोगों का यहाँ पर आगमन नहीं हुआ था, लेकिन 28 अक्टूबर 1492 में कोलंबस ने पहली बार क्यूबा पर कदम रख दिया। उन्होंने द्वीप का नाम जुआन रख दिया, जो कि स्पेन के राजकुमार के नाम के सम्मान में रखा था। कोलंबस यहाँ आने के बाद उसे सिर्फ ताइनो लोग नजर आए, क्योंकि बाकी दो जनजातियां विलुप्त होने के कगार पर थी या फिर उनकी संख्या बहुत ही कम थी। 16वीं सदी में कैरिबियन आइसलैंड पर स्पेन का कब्जा होने के कारण मूल निवासियों की आबादी युद्ध, गुलामी और यूरोपियन बीमारियों के कारण तेजी से घट गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है गुआनतबाए और सिबोनी एक ही समूह के लोग थे, क्योंकि स्पेनिश उपनिवेश के बाद उनके ऐतिहासिक लिखावट में इन दो जनजातियों का उल्लेख एक ही सभ्यता में किया गया। स्पेन आक्रमण और उनका शासनकाल इतना भयानक था कि कैरिबियन के मूल निवासी गुलामी, बीमारी और शोषण की वजह से विलुप्त होने के कगार पर आ गए। शुगर और टोबैको का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आइसलैंड पर काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे। एक बात हम साफ साफ कह सकते हैं कि सभ्यताओं का पतन स्पेनिश उपनिवेश के कारण ही हुआ था। तीनों भी सभ्यताओं का पतन होने के बाद क्यूबा पर स्पेन साम्राज्य का झंडा लहराया। साल 1520 में पहली बार स्पेन द्वारा अफ्रीकी गुलामी इस छोटे से द्वीप पर लाए गए थे, लेकिन क्यों? इसके पीछे क्या कारण था? कहा जाता है कि टोबैको और गन्ने की खेती करने के लिए। 18 से 19वीं शताब्दी में यूरोप में शक्कर मतलब चीनी की मांग सबसे ज्यादा बढ़ गई थी। स्पेन ने जितने अफ्रीकी देशों पर कब्जा किया था, वहां से कई सारे लोगों को गुलामी के लिए क्यूबा लाया गया। अफ्रीका से गुलामों का व्यापार करने के लिए पुर्तगाल, ब्रिटेन और डच व्यापारियों के साथ समझौता किया, जिसकी वजह से 1520 से लेकर 1886 तक लगभग 10 लाख अफ्रीकी गुलाम क्यूबा लाए गए, जो अमेरिका में सबसे लंबे समय तक चलने वाले दास व्यापारों में से एक था। क्यूबा से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा आइसलैंड है, जिसे हेती कहा जाता है। 1791 और 1804 के बीच हेती हाइटियन क्रांति दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और सफल दास विद्रोह में से एक थी। इस रिवॉल्यूशन के कारण फ्रेंच उपनिवेश सेंट डोमिंगो, जिसे वर्तमान में हेती कहा जाता है, जहां अफ्रीकी दास लोगों ने फ्रांसीसी उपनिवेश शासकों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर चीनी उत्पादन बंद हो गया और सारा बोझ क्यूबा पर आ गया। आगे जाके क्यूबा दुनिया की चीनी राजधानी बन गई। चीनी मतलब शक्कर, और गुलामों की मांग और ज्यादा बढ़ गई। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश दास व्यापार को बंद कर रहे थे, लेकिन स्पेन अपना काम गुप्त तरीके से कर रहा था। दास व्यापार मतलब कई सारे अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर जबरन उनसे खेती का काम करवाया था। वैसे हमने वीडियो में क्यूबा शब्द का उल्लेख कितनी बार किया है, क्यूबा 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 क्यूबा, आप सुनते सुनते परेशान हो जाओगे। नाम के अर्थ के बारे में जानते हैं, सिर्फ 4 अक्षरों का शब्द है, लेकिन इसका क्या अर्थ होता है? शोधकर्ताओं का कहना है देश का नाम ताइनो भाषा में निहित है, जैसे कि क्यूबानाकान, जिसका अर्थ है बड़ा भूभाग, बगीचा या फिर खेती करने की भूमि। ऐसा इसलिए क्योंकि नाम की सटीक जानकारी देश के पास भी नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। मूल निवासी, उपनिवेश, यूरोपियन कब्जा, उनकी भाषाओं का प्रभाव और एक कॉकटेल इतिहास देश के नाम को दिखाता है। साल 1492 में पहली बार कोलंबस आइसलैंड पर आया था। तब ताइनो लोगों द्वारा आइसलैंड को क्यूबानाकान नाम से जाना जाता था। नाम की जानकारी कोलंबस तक ना पहुंचने की वजह से उसने इस जमीन को जुआन नाम दिया, जो कि उस समय के स्पेन के राजकुमार का नाम था। मूल निवासी ताइनो लोगों के संपर्क में आने के बाद क्यूबानाकान नाम कोलंबस के कानों में पड़ गया। उसने इसे अपनी नेविगेशन की डायरी में रिकॉर्ड किया, लेकिन समय के साथ क्यूबा नाम ही सबसे लोकप्रिय हो गया।
देश की राजधानी हवाना, जिसे 1515 में स्पेन शासनकाल में स्थापित किया था और 1898 तक शहर स्पेन साम्राज्य का हिस्सा था। एक और शहर सेंटियागो डी क्यूबा, जहां से देश की सरकार चलाई जा रही थी, लेकिन गवर्नर का पूरा कामकाज हवाना शिफ्ट किया, जिसके कारण हवाना क्यूबा की डी फैक्टो राजधानी बन गई। डी फैक्टो राजधानी उसे कहा जाता है जहाँ सरकार के प्रमुख संस्थान, प्रशासनिक कामकाज और नीति निर्माण के संस्थान मौजूद होते हैं। शहर इतना फेमस हो गया, इसे की ऑफ न्यू वर्ल्ड मतलब नई दुनिया की चाबी और वेस्ट इंडीज की दीवार नाम से जाना गया। 1762 में ब्रिटिश आक्रमणकारियों ने हवाना पर कब्जा किया, लेकिन अगले एक साल में इसे स्पेन को वापस दे दिया। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के बाद हवाना स्पेन नियंत्रण से बाहर हो गया। इसके अलावा राजधानी में पहली रेलवे लाइन बनाई, जो चीनी व्यापार को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रही थी। शहर की सुरक्षा के लिए स्पेन ने इसके चारों ओर मजबूत किलेबंदी की थी, लेकिन 1863 में शहर की सभी दीवारों को तोड़ दिया ताकि शहर का विस्तार हो सके।